एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज हम जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस की नंबर रहेगा वो रहेगा 15 के अराउंड। तो हम देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस, और इस पीडीएफ के अंदर आपके जीके, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी और साइकोलॉजी प्लस इंग्लिश, ये 6 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनके क्वेश्चंस हैं। और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है हिम तेंदुआ, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है, जो कोविड-19 के दौरान जो ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, तो वो कहाँ चलाया गया था? तो वो चलाया गया था हमारा न्यू दिल्ली में। ओके। और उसके बाद जो ये जीआई टैग को बढ़ावा देने के लिए, आपको पता भी होगा और ये बहुत अभी उसमें न्यूज़ में भी रहा था, जो जीआई टैग है, इसका जो कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है कला मेला। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ COWE द्वारा शुरू किया गया। तो किसके साथ मिलकर इसको शुरू किया गया था? किसके साथ जो MOU साइन हुआ था इसका? तो वो हुआ था सिडबी के साथ, ठीक है। और जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत है वो प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चंस इंग्लिश में भी लिखे हैं, आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सिडबी की फुल फॉर्म। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप आंसर करते हैं तो प्लीज़ जो जो वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे आंसर कीजिए। आप लोग मतलब वीडियो कोई और होती है, आंसर कोई और देते हो, फिर मैं जाके वहाँ चेक करती हूँ, वो क्वेश्चन मुझे मिलता ही नहीं है। तो प्लीज़ एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो। जैसे आप 18 क्वेश्चन नंबर का आंसर करोगे तो क्वेश्चन नंबर 18 लिख के और देन उसके बाद आप आंसर करिए, तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे भी समझने में। तो प्लीज़, और आंसर प्लीज़ ज़रूर कर देना, ठीक है। सिडबी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद हमारा है, जो कौन सी जो मछली है जिसमें केंद्रीय तंत्रिका नहीं होती है? तो इसका जो आंसर है वो है जेलीफिश। देन उसके बाद हमारा है, कौन सी जो बीमारी है वो वायरस के कारण होती है, ठीक है। तो उसका जो आंसर है वो है कॉमन कोल्ड। अब आप लोग इसके अलावा ये तीनों बीमारी किस वजह से होती है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर्च करके। देन उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पुराना पेपर है तो फिर भी हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक जीके का भी बन सकता है क्वेश्चन। क्योंकि जो मई 2020 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का एक योजना आई थी, जिसमें कितने राज्यों ने एकीकृत मतलब पार्टिसिपेशन किया था उसके अंदर। तो इसका जो आंसर है वो है 5। और ये 5 राज्य कौन से थे, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी कौन सी थी, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है और ये UPSC में भी पूछा गया था। तो जो रॉबर्ट बैप्टिस्ट है वो न्यूज़ में रहे थे कोविड-19 के दौरान 2020 में, तो वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो साइबर सुरक्षा खोज से। तो ये आपको पता भी होना चाहिए, जो आपका आरोग्य सेतु ऐप है वो इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में। देन उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का जो नाम है किस भारतीय नेता पर रखा गया? तो आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने ही हमारा जो देश को एकता और अखंडता में बांधने का काम किया था, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है, जो कोचिन में बनाया जा रहा है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, विक्रांत, बट आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद है, वह धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो इसका जो आंसर है वो है चांदी, जिसे हम सिल्वर कहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? तो वो है आपका वीनस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुक्र, ठीक है। शुक्र की एक कैरेक्टरिस्टिक और है, वो मुझे आप लोग बताइए, आपको क्या पता है, ठीक है। पता ही होगा बहुत से लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्र के बारे में, तो प्लीज़ आप कोई भी एक लाइन या एक बात इसके बारे में बता सकते हैं। देन उसके बाद है, भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक ही बार हुआ है, ये चीज़ याद रखना, और मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा कब हुआ था और क्या संशोधन हुआ था। प्लीज़ ये चीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या संशोधन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वो आप लोग प्लीज़ खुद से सर्च कीजिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष, जो कि हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं।
1984 इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो जॉर्ज ऑरवेल इसका आंसर है। 1984 की जो बुक है 1984 नाम की एक बुक है जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और आप बस इतना याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, बट इसका एक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस तो खैर अभी हमें जानने की इतनी आवश्यकता है नहीं। ओके, इसके बाद हम टू माई चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं साइकोलॉजी के। और होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ हिंदी में समझाऊंगी और हिंदी में ही इसको रीड करूँगी और PDF टेलीग्राम ग्रुप पे है, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हो। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ पर कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हैं सैम पित्रोदा। ठीक है, तो ये हमारे कौन है इसके अध्यक्ष? सैम पित्रोदा। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया था? तो इसका जो आंसर है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसका आंसर है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है, शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की अन्यायशोरता पर जोर दिया जाता है जिसका कारण नहीं है। ठीक है, इन्होंने नहीं पूछा है। देखो, पहले क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच, जो एजुकेशन है और जो सोसाइटी है उसमें अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की अन्यायश्रोता मतलब हो जाता है कि डिपेंडेंसी। ठीक है, देखो यहाँ पे इंग्लिश में जो इसके लिए वर्ड है वो है इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, कि हम आत्म एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसको कहते हैं हम अन्यायश्रेयता। ये प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ मैं ठीक से, जो भी है। ठीक है, तो इसमें यही है कि शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की जो वो होती है परस्पर जो पाई जाती है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, पर बहुत जोर दिया जाता है। ठीक है, तो जिसका कारण नहीं है, तो देखो कारण क्या नहीं है हमें, देखो ये पेपर में हमेशा ध्यान रखना, नहीं एक बार एक सर्कल लगा देना सॉल्व करने से पहले। तो देखो, मनुष्य की सामाजिक प्रकृति है, तो ये है कि वो हाँ डिपेंड रहता है। शिक्षा की सामाजिक प्रकृति है, तो ये भी हो सकता है कि हाँ शिक्षा की सामाजिक प्रकृति है। थर्ड है, शिक्षा मामलों में सरकार की भूमिका में नाटकीय परिवर्तन, इसका डाउट है। उसके बाद छात्रों की बढ़ती संख्या, बढ़ती वित्तीय सहायता की आवश्यकता, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। ठीक है, होप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप। देखो, शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों जो हमारे, देखो सिंपल है, जो एजुकेशन है और जो हमारी सोसाइटी है वो किस तरीके से वो मतलब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, मतलब शिक्षा के बिना समाज नहीं चलेगा और समाज के बिना शिक्षा नहीं चलेगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इस पे बहुत फोकस किया जाता है कि हाँ शिक्षा के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना शिक्षा अधूरी है। तो इस क्यों ऐसा बोला जाता है, उन्होंने ये पूछा है। ठीक है, क्यों बोला जाता है। अब इन्होंने नहीं पूछा है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम ये नहीं मान सकते। देखो, अभी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मनुष्य की सामाजिक प्रकृति। देखो, एक इंसान होता है वो डिपेंडेंट होता है। देखो, हर इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी काम के लिए ज़रूरत होती है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा की सामाजिक। देखो, एजुकेशन है, आप बिना उसको वो किए नहीं हो सकते, हमें एजुकेशन में भी हर किसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, थर्ड है शिक्षा मामलों में सरकार की भूमिका में नाटकीय परिवर्तन। इसका एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि ड्रामेटिक चेंजेस इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन मैटर्स, कि जो गवर्नमेंट होती है जो शिक्षा के मामले होते हैं उसमें उसकी नाटकीय परिवर्तन होता है। मतलब वो चेंजेस करती है। तो मुझे लग रहा है शायद ये आंसर नहीं होगा,
यही आंसर होगा, सॉरी, क्योंकि डी वाला देखो छात्रों की बढ़, देखो छात्रों की आए दिन संख्या बढ़ रही है और हमें हमेशा वित्तीय सहायता की, जो फाइनेंशियली हमें सहायता चाहिए होती है, तो जिसके लिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो समाज के ऊपर डिपेंड रहता है एक तरीके से। तो आई थिंक इसका सी ही होगा आंसर, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर आपको इसका कोई और आंसर है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लर्नर। तो इस क्वेश्चन में मुझे बस ये डाउट है बस, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आएगा बीच में, उसका भी मुझे डाउट है। तो प्लीज़ ये दोनों क्वेश्चंस में जिनको श्योरिटी हो आंसर की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बट जहाँ तक है तो इसका ऑप्शन सी ही होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय नीति शिक्षक शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर जोर देती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है ए, शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 95, SUPW, ठीक है, जो सूपा है, सूपा से पढ़ा ही होगा बहुत लोगों ने, सूपा द्वारा स्पष्ट की गई थी, स्पष्ट, ठीक है, तो किसके द्वारा ये मतलब बनाई गई थी एक तरीके से, या इनोग्रेट की गई थी। तो ये जो की गई थी, ये की गई थी हमारी ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति द्वारा। और सूपा की फुल फॉर्म क्या होती है? सूपा की फुल फॉर्म होती है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, सोशली यूजफुल प्रोडक्शन वर्क। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा काम जो ऐसा जो हम उत्पादन करें जो समाज के लिए यूजफुल हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, भारतीय शिक्षा के लिए आज की अंतिम महत्वपूर्ण चुनौती किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो क्या हो सकती है भारतीय शिक्षा के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो जनता की गरीबी और शिक्षा की उच्च लागत, ये दोनों ही ऑप्शंस में मुझे डाउट है। बट मैंने इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की है, तो मुझे इसका आंसर यही मिला है कि शिक्षा की जो उच्च लागत है वो एक तरीके से हमारी जो एजुकेशन है इस टाइम इंडिया में, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और ऑप्शन लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं विद रीज़न कि क्यों ऐसा होना चाहिए। बट जहाँ तक है तो वो बी होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ देखो मुझे भी डाउट होता है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अगर किसी को भी आंसर्स पता होते हैं तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है। इन्होंने पूछा है जो SSA है, जिसे हम राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम भी कहते हैं, तो इसका मेन जो पर्पज़ है वो क्या है? तो इसका जो मेन पर्पस है वो है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए अनिवार्य रूप से। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 98, माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के लिए पुनर्चर्या पाठ्यक्रम निम्न द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए, राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है, जो न्यूपा है उसका संबंध किससे है? ठीक है, तो जो हमारा न्यूपा है उसका संबंध है हमारा एजुकेशन प्लानिंग से। ठीक है, शैक्षिक योजना से। अभी न्यूपा की फुल फॉर्म होती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको पता होनी चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है। देखो ये सबको पता ही होगा, जो स्पेशल एजुकेशन के कोर्स होते हैं उनके लिए ना एक MOU साइन होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो MOU किन दो मतलब ये लगा लीजिए संस्थानों के बीच में साइन होता है, तो सबको पता ही होगा। तो उसका जो आंसर है वो है NCD, एक मिनट इंग्लिश में देखना पड़ेगा इसको थोड़ा,
हाँ ये रहा। तो NCTE और नहीं ये भी गलत है, सॉरी, RCI एंड NCTE, ठीक है। तो अभी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे RCI की फुल फॉर्म एंड NCTE की फुल फॉर्म, ठीक है। और ये जो फुल फॉर्म वगैरह का है इसको थोड़ा प्लीज़ कोशिश कीजिए इंग्लिश में याद रखने की, जैसे अभी मैं कंफ्यूज हो गई हिंदी में। तो ये चीज़ें अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, याद हो जाता है और आप ऐसे अल्फ़ाबेट से पहचान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, जबकि हिंदी में मुझे लगता है कि दिक्कत आ सकती है। तो RCI एंड जो NCT है, ये इन इन दोनों का MU साइन होता है, जिससे जो आप स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करते हैं वो ये लोग मतलब वो करते हैं, उसको एक तरीके से अप्रूवल देते हैं। तो इनके बीच एक MOU साइन होता है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका जो आंसर है वो है पंडिता रमाबाई। और कब की थी ये मैं आपको बता देती हूँ। तो 1882 में इसकी स्थापना की थी। और ये जो हमारा जो ये समाज था, आर्य समाज जो इन्होंने बनाया था, तो इसका उद्देश्य था कि महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह से उत्पीड़न मुक्ति को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है, 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित संगठनों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? इन्होंने नहीं पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, बरिंद्र कुमार घोष की अनुशीलन समिति। क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है, निम्न में से किसने समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार लाने की सिफारिश की थी, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा यशपाल समिति। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है, NEP 2020 ने किसे रिमूव किया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब थोड़ा सा एक मिनट NEP के बारे में जान लीजिए। जो NEP 2020 है वो हमारी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा। और कब हुई थी ये? जो 29 जुलाई 2020, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत में पूर्ण साक्षर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 105 है, इसमें इन्होंने पूछा है कि भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त नहीं हो पाने का मुख्य कारण क्या है? देखो, कारण तो वैसे ये चारों हैं, लेकिन अगर मुख्य की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है, इन्होंने RPWD 2016 जो हमारा एक्ट आया था उसकी इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है। तो उसकी फुल फॉर्म है, वही मैंने फुल फॉर्म का बोला, अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है, और एक्ट 2016, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, प्रोफेशनल्स तो होगा नहीं, यहाँ पे ये दोनों गलत है, ठीक है, डिफॉर्मेलिटीज़ और ये, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 107, NEP 2020 में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, CWSN की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है पेपर में। तो C, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ठीक है, एक ऐसा बच्चा जो स्पेशल नीड्स, उसको कुछ स्पेशल केयर की आवश्यकता है। तो हमारा जो CWSN है उसकी फुल फॉर्म होगी चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो हमारा है कि NEP में जो 2020 अभी रिसेंट अभी आई थी 2 साल पहले, तो उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक वर्ड यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। तो वो वर्ड कौन सा है, वो शब्द कौन सा है? तो वो है दिव्यांग बालक। क्वेश्चन नंबर 108 है, बेसिक शिक्षा सबको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई है। और जो हमारा NCERT हमारा 1961 में बना था, मैं पहले भी करवा चुकी हूँ ये, ठीक है। तो नेशनल, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखनी है आपको, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है
110 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। जीडीपी के 6% के राज्य व्यय की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो कोठारी आयोग 1966 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं हम लोग। यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमज़ोर हैं तो आपको चाहिए, तो आप लोग देखो, बुद्धिमान छात्रों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। हमें सब बच्चों को साथ लेके चलना है। अपने शिक्षण की गति तेज़ रखें ताकि बच्चों की समझ का स्तर बढ़ सके। ये डाउट है, ये भी डाउट है। शिक्षण धीरे भी नहीं कर सकते। मेधावी विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। तो इसका ऑप्शन यही है कि देखो, अगर आपकी क्लास में ज़्यादा बच्चे कमज़ोर हैं, ठीक है, आपको लगता है कि ज़्यादातर बच्चे कमज़ोर हैं, तो बुद्धिमान छात्रों की परवाह नहीं करनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। उसके बाद सेकंड है, अपने शिक्षण की गति तेज़ रखें ताकि छात्रों की समझ, तो ये तो गलत हो गया। तो कैसे तेज़ रख लेंगे जब बच्चे ही कमज़ोर है तो, ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी कट हो गया। तीसरा है, अपने शिक्षण को धीमा रखें, और चौथा है, मेधावी विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। हाँ, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी आंसर होगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपकी क्लास में, आप उनको कुछ अलग काम दे के, कुछ डिफरेंट काम दे के, और उनको बीच बीच में गाइड भी करते रहिए, और साथ साथ अपने जो टीचिंग है आपकी उसको धीमा रखिए, ठीक है, ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं आप। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है, क्योंकि, तो क्योंकि जो शिक्षण में आने वाली समस्याएं हैं वो कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो वही है, जो भी टीचिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक तरीके से उनकी जो वैज्ञानिक जांच नहीं होती है, या मतलब उनके ऊपर एक तरीके से ध्यान नहीं दे रहे क्या प्रॉब्लम्स आती है क्या नहीं आती है। तो ठीक है, इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो बी होगा, ठीक है, बाकी नहीं होंगे। तो जैसे शिक्षा का क्षेत्र संघर्ष से भरा है, क्योंकि क्योंकि देखो, फर्स्ट वाला देखो आप समझने के लिए और बेटर तरीके से। पहला है, शिक्षा में समस्याएं व्याख्या की व्यक्तिपरकता की मांग करती है। तो देखो, अगर टीचिंग में जो भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, क्या वो व्याख्या की व्यक्तिपरकता की, क्या वो सब्जेक्टिविटी मांगती है हर एक इंसान से कि बताओ क्या दिक्कत है क्या नहीं है? तो ये तो होगा नहीं, इसका ऑप्शन बी होगा। सी है इसमें, अच्छी शिक्षण विधि और प्रक्रियाएं नहीं, ऐसा तो है नहीं। अच्छी शिक्षण विधियाँ भी है और प्रोसेस भी है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, और ना ही ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद है, शिक्षक कठोर वैज्ञानिक जांच करने के योग्य नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, करता है टीचर। तो बस यही है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं वो एक वैज्ञानिक जांच नहीं हो पाती उसकी एक तरीके से, तो ये एक मान सकते हैं कि एक संघर्ष है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्वेश्चन नंबर 113 है, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। आप चाहते हैं कि आपकी जो उपस्थिति है, जो आपकी क्लास में प्रेजेंट हैं अगर आप, तो उसका सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा, ठीक है। तो सहकर्मी आदेश का उपयोग करके, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्लास में अगर आप जा रहे हैं, आप बच्चों को ऐसे उपदेश देने जाके, तो बिल्कुल आक्रामक बयान देकर, मतलब आप जा रहे हैं और आपका ये लगा लो फर्स्ट डे है स्कूल में, उपदेश देंगे, आक्रामक एकदम गुस्से में आक्रामक रूप से अपना परिचय देंगे। उसके बाद है, अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपनाकर, तो ये वाला इसका ऑप्शन होगा। सत्तावादी होकर ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। तो देखो, शिक्षण सहायक सामग्री जिसको हम टीएलएम बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आंसर करना। टीएलएम का एक अनुभव शंकु दिया हुआ है, ठीक है, और ये अनुभव शंकु है, ठीक है, ये होता है हमारा उल्टा होता है, ठीक है, शंकु, सॉरी मैंने ट्रायंगल बना दिया, अनुभव शंकु है। अभी आप लोग ये बताना ये किसने दिया हुआ है, ठीक है, और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो प्लीज़ फाइंड आउट। तो ये है कि जो टीएलएम है उसका उपयोग किस आधार पर उचित है। तो कक्षा में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हो सकता है। कक्षा में देखो, आंसर टिक करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखना कि पहला ऑप्शन पढ़ते अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है तो कर दिया, ऐसे नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ने। साइकोलॉजी में यहीं पे दिमाग घूमता है हमारा, कि हमें लगता है, हम पहले ही पढ़ के हमें सोचते हैं हाँ यही होगा, बट फिर भी हमें क्या पता कोई और ऑप्शन बेटर हो, क्योंकि साइकोलॉजी में ये जो सबसे बेस्ट होता है वो हमें चूज़ करना होता है।
तो कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, तो देखो ये भी ऑप्शन एक हो सकता है कि अगर आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करते हो तो आपकी क्लास में जो भी इनडिसिप्लिन है वो कम होता है। छात्रों को सीखने के परिणामों का अनुकूलन, ये भी हो सकता है। और सीखने के कार्य में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, तो ये भी हो सकता है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट है, बट इन्होंने बोला है आधार पर उचित होगा, तो हमें सबसे बेस्ट चुनना है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट छात्रों का ध्यान आकर्षित कर लोगे आप, ठीक है। बट इसका एक ये भी है कि छात्रों का ध्यान तो आप किसी और तरीके से भी आकर्षित कर सकते हो, है ना। और अनुशासनहीनता की बात रही तो आप किसी और तरीके से भी अनुशासन ला सकते हो क्लास में। उसके बाद है छात्रों के सीखने के परिणामों के अनुकूल। तो इसमें भी ये है कि अगर आपको बच्चों के परिणामों के अनुकूल सब चाहिए तो उसमें आप कोई और स्ट्रेटजी, बट सीखने के कार्य में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, मतलब बच्चा भी अपना पूरा जो रोल है वो इफेक्टिव तरीके से उसकी पार्टिसिपेशन हो, तो इसके लिए टीएलएम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका देखो, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। तो मैं यही कह रही हूँ, साइकोलॉजी में ये यहाँ पे हमारा दिमाग चलना चाहिए कि हमें ऑप्शन फाइंड आउट कैसे करना है। अब यहाँ चारों में आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, सब तो नहीं हो सकते, बट कुछ होंगे ऐसे जो कंफ्यूज्ड होंगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट हमें उस टाइम पे अपना दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाना है, हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। क्योंकि देखो आप, देखो ये चारों ही सही हैं, बट आप इनके और भी तो देखो ना कि आप इस चीज़ को किसी और से भी तो कर सकते हो ना। तो उस हिसाब से हमें बेस्ट निकालना आना चाहिए। तो यही साइकोलॉजी का खेल है और हमें इसमें ऐसे ही आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है। तो चर्चा विधि होता है, ये बस सत्र विधि, ठीक है, एक बस सेशन मेथड होता है। क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये हमारा है परियोजना विधि, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बच्चों की भागीदारी है कि बच्चा जिसमें पार्टिसिपेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें सक्रिय बनाया जाता है और उसको हम उसका दिमाग चला सकते हैं कि हाँ वो एकदम रहे, कि हाँ सक्रिय रहे। तो इसका जो ऑप्शन है मुझे डी लग रहा है, परियोजना विधि, ठीक है। क्योंकि उसकी भागीदारी होगी, परियोजना कोई अगर हम उसे प्रोजेक्ट देते हैं, और सक्रिय भी होगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं ऐसे ही बना के दे देगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मुझे डी लग रहा है। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन हो सकता है तो प्लीज़ विद लॉजिक, ठीक है, विद आंसर उसको एक्सप्लेन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट जहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। और प्लीज़ जहाँ लगे कि मैंने कोई गलत आंसर दिया है तो प्लीज़ आप बिल्कुल आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि कोई और भी वो कमेंट पढ़े तो गलत, क्योंकि कुछ चीज़ें क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं ठीक आंसर कराऊँ, बट ह्यूमन बीइंग हूँ, गलती हो सकती है। बट कोशिश करती हूँ कि ना ही हो। बट अगर कहीं हो भी जाती हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि अच्छी बात है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें ध्यान रखूँ, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो और बहुत लोग मुझे बताते भी हैं, ठीक है। तो मैं बहुत मोस्ट वेलकम है आपके सजेशंस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 116 है, विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए जो विद्यालय है उसको बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, जो मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से। तो इसमें क्या शामिल होना चाहिए? बालक द्वारा ज्ञान का अधिग्रहण, बालक द्वारा जीवन कौशल का अधिग्रहण, राष्ट्र द्वारा आवश्यक कौशल का अधिग्रहण, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा आवश्यक कौशल का अधिग्रहण। अब ये क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आया है, एक बार इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं। स्कूल शुड बी कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विच शुड इंक्लूड acquisition of knowledge by the child, life skills by the child, acquisition of skill required by the nation, ये तो होगा नहीं, द हेल्दी पर्सन ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है, अगर हम बच्चे की वो चाहते हैं कि हाँ जो स्कूल है वो चाहता है कि बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तो एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज बाय द चाइल्ड, लाइफ स्किल्स बाय द चाइल्ड। तो मुझे लगता है कि ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, बिकॉज जो बच्चा जो नॉलेज उसकी है जो वो ग्रहण करता है, ठीक है, तो उससे हमारा जो स्कूल है, ठीक है,
उसका संबंधित होना चाहिए, ठीक है। बालक विकास से संबंधित जो स्कूल विद्यालय को जो बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, जिसमें शामिल होना चाहिए बच्चे द्वारा ज्ञान का अधिग्रहण, ठीक है। जो बच्चा जो भी अधिग्रहण करता है उसके अंदर वो लाइफ स्किल्स भी आ जाएंगे। तो ऐसे आपको आंसर को फाइंड, लाइफ स्किल भी आंसर हो सकता है, बट जो भी बच्चा वो ज्ञान अधिग्रहण कर रहा है उसमें लाइफ स्किल भी आ सकता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है। विद्यार्थी आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछा और आपने उस बच्चे ने आधा आंसर दिया है और वो आधा आंसर सही दिया है, पूरा आंसर नहीं दिया बच्चे ने। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, उससे अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, पुनर्बदल प्रदान करेंगे, अपने प्रश्नों को दोहराएंगे, सही जानकारी देंगे। देखो, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चे से आपने प्रश्न पूछा है, बच्चे ने आधा आंसर दिया है, तो प्लीज़ उसे मोटिवेट करें, ठीक है। सीधा आंसर भी नहीं बता देना बेटा ये होगा इसका आंसर, ठीक है। हमें उसे मोटिवेट करना है, पुनर्बलन देना है, रीइंफोर्स करना है कि बच्चा सही आंसर जो थोड़ा और आगे बोले, चाहे वो गलत ही बोले लेकिन वो बोले, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। सबसे अच्छा कारण जिसकी वजह से एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो ये मैंने और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि आप जो एक टीचर अगर वो चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको रिस्पेक्ट करें, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसा तो कोई छात्र है नहीं, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो गृह कार्य नहीं देता हो तो लोग उसको बच्चे सम्मान देते हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। वह पाठ्य पुस्तक पढ़ता और समझाता है, तो देखो ये तो एक अलग ही हो गया ना, पढ़ता समझाता है तो हर कोई समझाता पढ़ाता है तो हर किसी को थोड़ी इज्जत मिलती है। वह कक्षा को नोट्स निर्देशित करता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वह कक्षा में नवाचार अभ्यास का पालन करता है, मतलब नई नई स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है। देखो, अगर आप क्लास में चाहते हैं कि बच्चे आपको एकदम सर आँखों पे बिठा के रखे, तो आप जितना अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों को, जितना इंगेज करके पढ़ा सकते हैं, वो बच्चे आपको उतना ही प्यार करेंगे, ठीक है। और वो बच्चों का प्यार ऐसा प्यार होता है जो दिखावा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे हम सच्चे मन से प्यार करते हैं। एंड स्पेशली प्राइमरी क्लासेस के, जो कि अभी मेरे पास भी है, ठीक है। तो ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये मैं करवा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस देखी है उनको पता होगा। तो इसका जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है। एक छात्र असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से डैश होता है। देखो, एक जो बच्चा है वो एक एक्सेप्शनल बच्चा होता है, असाधारण। असाधारण देखो, एक होता है, मान लो एक, हम मान लो साधारण बच्चा, मान लो हम मानते हैं 50 नंबर, ठीक है। अब एक बच्चा 60 50 से ऊपर ला रहा है और एक बच्चा 50 से नीचे ला रहा है, ठीक है। तो ये तो साधारण हो गया, लेकिन जो ऊपर लेकर आया है वो भी असाधारण की गिनती में आएगा और जो नीचे जा रहा है वो भी असाधारण की गिनती में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो इसमें प्रदर्शन उल्लेखनीय होता है, तो छात्र औसत से छात्र उच्च या निम्न हो सकता है, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। असाधारण बच्चा वो नहीं, असाधारण काम कर रहा है तो वो ऊपर ही जाएगा, जो नीचे डाउन वाला बच्चा है वो भी असाधारण में आएगा। तो ऑप्शन इसका ए होगा। होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद है, भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है। तो भूलने की बीमारी को आप रटने से तो कर ही नहीं सकते, विभेदीकरण, नहीं नहीं नहीं, इसको है आपका ओवरिंग, इसका आंसर आपका होगा अति अधिगम, नहीं नहीं ये भी नहीं होगा, सस्वर पाठ, प्रैक्टिस का एक ऑप्शन नहीं है ना इसके अंदर, क्रेमिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ये दो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अति अधिगम, सस्वर पाठ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको भूलने की बीमारी है तो अगर आप पढ़ते हो पीछे पीछे टीचर के तो वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। अति अधिगम, जितना ज़्यादा आप उसको रिपीट करेंगे, ठीक है, तो उससे आपकी भूलने की बीमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा। यदि कोई छात्र आपके खिलाफ लिपियों के मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाता है, तो आप ऐसे कैसे निपटेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, उसके आरोपों को खारिज करेंगे, दंडात्मक उपाय अपनाएंगे जो कि गलत है, अपनी स्थिति प्रकट करने का प्रयास करेंगे, उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे।
इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? यदि आपका छात्र मतलब आपने कोई ऐसी कोई कॉपी वॉपी चेक की है और वो बच्चा ऐसे बोल रहा है कि मैम आपने या सर आपने मतलब बायसनेस किया, पक्षपात किया है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? तो उसके आरोपों को खारिज करेंगे। तो ये तो आप नहीं करना चाहिए आपको। दंडात्मक उपाय अपनाएँगे तो ये भी गलत है। तो अपनी स्थिति प्रकट करने का प्रयास करेंगे। एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। मेक एफर्ट्स टू रिवील हिज पोजीशन, टू हिज पोजीशन। इसका है हम अपनी उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो अगर कोई बच्चा आप पे ऐसा आरोप लगाता है तो ऑब्वियसली आप उसके आंसर की आंसर बुक है वो दिखाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी बाद में आएगा, पहले डी वाला आएगा, तो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है। छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए सबसे महत्वपूर्ण गति का चयन कीजिए। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको साइकोलॉजी में, देखो इसमें होता क्या है, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, चारों ऑप्शंस आपको सही लगते हैं। अब आपको वहाँ दिमाग दौड़ाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है ब्रैकेट में कि सबसे बेस्ट चूज़ करना है। और साइकोलॉजी में यही खेल काम करता है नंबर लाने के लिए, कि आपको दिमाग का खेल खेलना है एक तरीके से और बेस्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि अगर आप बच्चों के साथ एक अच्छा रैपो बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आप एज अ टीचर क्या करेंगे? अपने छात्रों से प्यार करें, सभी के साथ मित्रवत रहें, व्यक्तिगत ध्यान दें, अच्छी तरह से संवाद करें। अब देखो ये चारों ही ऑप्शन सही है, कोई भी ऑप्शन आप इसमें गलत नहीं बता सकते, बट सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि का चयन करना है आपको। देखो ऑप्शन इसका जो हमारा है बी आंसर है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। बी आंसर हमने कैसे फाइंड आउट, देखो अगर वो मित्रवत रहेगा, ऑब्वियसली वो आप किसी से मित्रवत कब रहते हैं? जब आप उससे प्यार करते हैं, ठीक है। और आप मित्रवत कब रहते हैं? जब उसको उसको पर्सनली जानते हैं, ठीक है। और आप मित्रवत रहते हैं तो ऑब्वियसली आप उससे गुड कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बी इज करेक्ट आंसर, बाकी के 3 उसमें इंक्लूड हो रहे हैं खुद ही। तो साइकोलॉजी में एक चीज़ ये भी काम करती है कि आप जब आपको बोला जाए कि बेस्ट चुनिए, तो ऐसा बेस्ट चुनिए जो बाकी के 3 है ना वो भी उसके अंदर आ जाएँ, ठीक है। तो अभी जो ये बाकी के तीनों हैं वो बी वाले में इंक्लूड हो रहे हैं कहीं न कहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो बी है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है। उच्च शिक्षा स्तर का अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है। अगर आप बच्चा जो जो करता है हायर एजुकेशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? परीक्षा उत्तीर्ण करने, तो परीक्षा पास करने के लिए तो हम पढ़ा नहीं रहे बच्चों को। निर्णय लेने की क्षमता हो सकता है, नई जानकारी देना, ठीक है। जानकारी तो वो कहीं से भी ले सकता है बच्चा, ठीक है। व्याख्यान के दौरान छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो देखो अगर बच्चे को हम हायर एजुकेशन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे को निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना चाहते हैं कि बच्चा खुद से डिसीजन ले सके, ठीक है। व्याख्यान के दौरान छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, तो ये तो आप क्या बोलते हैं प्राइमरी लेवल पे भी हल्का फुल्का हम व्याख्यान दे ही देते हैं, तो ठीक है। लेकिन बात हायर लेवल की हो रही है तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है। छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण है मतलब सबसे बेस्ट चूज़ करना है। तो देखो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब आप बताओ बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे जो इसमें जो हमारा बेस्ट अगर हम माने ऑप्शन के हिसाब से, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसकी स्वतंत्र सोच होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट में देखो, बच्चा कड़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली सोच ही नहीं पा रहा है। वो आज्ञा तो बहुत करता है लेकिन उसकी स्वतंत्र सोच नहीं है। वो विनम्र भी बहुत है लेकिन स्वतंत्र सोच नहीं है, ठीक है। तो उसकी स्वतंत्र सोच होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सोच सके। ऐसा नहीं है कि मैडम ने जो बोल दिया थोप दिया, बस चलो हो गया हो गया हो गया, यही है बस, अब जो है पत्थर की लकीर। वो खुद से सोच सकता है कुछ, तो ऐसा उसका मेंटल लेवल होना चाहिए। तो वो एक छात्रों का सबसे बड़ा गुण है कि हाँ वो स्वतंत्र रूप से सोच सके। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। आई नो जो
साइकोलॉजी में जिनका हार्ट टाइट है, जैसे मेरा मैथ्स में हार्ट टाइट है, तो मे बी उन लोगों को आंसर फाइंड आउट करने में दिक्कत होती होगी। तो बट प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ इतना इशू नहीं आता है साइकोलॉजी में। बस कुछ चीज़ें एकदम माइंड में बैठा लीजिए, आप आराम से टिक कर लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है। यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है, तो आप प्रधानाचार्य के रूप में क्या करेंगे? ये क्वेश्चन DSSB में एज अ प्रिंसिपल रख के बहुत पूछे गए थे जब मैंने एग्जाम दिया था। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आए थे, एज अ प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल व्हाट विल यू डू, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपके स्कूल में एक समारोह है, ठीक है, तो उसमें कोई टीचर है, वो टाइम पे नहीं आया, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? और आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो समारोह ख़त्म करने के बाद उससे मिलने के लिए कहेंगे, ये हो सकता है। शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अरे मतलब कोई आया है लेट, तो शिकायत थोड़ी कर दोगे जाके। आप उसको सामने डाँटेंगे, जो कि बहुत गलत है। आप उसकी ज़िम्मेदारियों के बारे में बताएँगे, तो ये भी नहीं है ठीक। देखो, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, एज़ अ प्रिंसिपल आपकी ड्यूटी है कि अगर आपका टीचर कोई कुछ करता है, तो प्लीज़ अगर उसको आप सबके देखो, आप खुद सोचो ना कि मतलब आपको अगर कोई सबके सामने डाँटे तो आपको कैसा लगता है? तो आप उसी चीज़ को अप्लाई कीजिए टीचर्स के ऊपर। एज़ अ प्रिंसिपल यहाँ बात हो रही है क्वेश्चन में, तो आप टीचर को ऐसे सबके सामने नहीं डाँटेंगे, उसे आप बोलेंगे, समारोह खत्म होने के बाद आप उसे मिलने के लिए बोल सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। क्या पता उसकी कोई प्रॉब्लम हो, जाके किसी से शिकायत थोड़ी कर दोगे। उसकी कोई प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना कि वो लेट आया है, तो हम उससे सबसे पहले बात करेंगे। बट कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको चिल्लाने के अलावा कुछ काम नहीं होता है, और बिना कोई ऐसे बैकग्राउंड जाने के टीचर क्यों आया है। तो ये हमारी एक मेंटालिटी है कि हाँ, प्रिंसिपल को ये हक होता है कि वो चिल्ला सके, डाँट सके, सबके सामने बोल सके। बट एज़ अ प्रिंसिपल ये बहुत गलत है ये चीज़, ठीक है। हमें जैसे हम एक बच्चे की प्रॉब्लम समझते हैं अपनी क्लास के अंदर, ऐसे ही एक प्रिंसिपल को टीचर्स की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये अ एज़ अ प्रिंसिपल एक हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। अगर आप आंसर दे रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बीइंग अ प्रिंसिपल आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जो हम बच्चों के साथ जो रैपो बनाने के लिए जितनी मतलब मशक्कत करते हैं, उतनी ही हमें जो एक मॉरल जो बॉन्ड होता है टीचर्स एंड प्रिंसिपल का, उसके लिए भी प्रिंसिपल और टीचर्स दोनों को एफर्ट्स करने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा। विद्यालयों पर सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है कि जो विद्यालय है, उन पर सामाजिक कुरीति जैसे जो बाल विवाह है या कुछ है, उसका प्रभाव पड़ने का भय है, कि डर लग रहा है कि उसकी पड़ सकता है उसका प्रभाव, उसका इफ़ेक्ट। तो इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? तो आशावादी होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, ठीक है? निराशावादी नहीं होगा, क्योंकि मतलब ये तो होना ही था या होगा, मतलब नेगेटिव सोचना, ये तो होगा नहीं। और अन्य शिक्षकों की तरह समान तो हमें थोड़ी पता है अन्य शिक्षक क्या सोचते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से ये तो होगा नहीं। उदासीन कि हाँ भाई चलो ठीक है, चल रहा है जो चलने दो, हमें तो अपनी नौकरी करनी है, तो ये भी गलत है। तो आशावादी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती हैं। ये गलत है। एक चीज़ बताऊँ? देखो, हम आजकल ये बहुत, मुझे नहीं पता कहाँ से ये डायलॉग्स आ रहे, हमारी लड़कियाँ लड़कों से कम है या लड़के लड़कियों से कम है, इस तरीके के। अरे मतलब क्या कम ज़्यादा? कोई कम ज़्यादा नहीं है, ऑल आर इक्वल। तो ये जो एक सोच बन गई है कि मतलब हमारी लड़कियाँ किसी लड़के से कम है या मेरी लड़की किसी लड़के से कम, अरे तुम कंपैरिज़न ही क्यों कर रहे हो? या मेरा लड़का, मतलब आपको कहीं, हम कभी ये नहीं बोलते कि मेरा लड़का किसी लड़की से कम है क्या? मतलब लड़कियों के एस्पेक्ट में ही क्यों बोलते हो कि हमारी लड़कियाँ किसी लड़के से कम है क्या? मतलब कंपैरिज़न करना ही क्यों है? क्यों कंपैरिज़न करना है? ठीक है? तो जो कि बहुत गलत चीज़ है। और मतलब इट जस्ट अ थॉट, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि कंपैरिज़न करना ही क्यों है, कि ये जो हमने बच्चों के दिमाग में डाल दिया है कि बेटा तुम किसी से कम थोड़ी हो। अरे तुम कंपैरिज़न कर ही क्यों रहे हो? किस बात का कंपैरिज़न कर रहे हो? ठीक है? तो मुझे ये पर्सनल लेवल पे बहुत गलत लगता है। अगर इक्वल है तो इक्वल है, फिर कंपैरिज़न ना तो लड़कों की तरफ से होना चाहिए और ना लड़कियों की तरफ से होना चाहिए। ठीक है? तो हमारा बी वाला है, लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम है, ये तो अरे जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो संख्या-वंख्या क्या देखनी, ठीक है? तो पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था। ये नहीं, गलत। केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में करने में सक्षम है, तो ये तो होगा ही नहीं। केवल तो
आंसर होगा ही नहीं। एक मिनट, ऑप्शन दोबारा पढ़ते हैं। लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती है, नहीं। लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम है। अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था। अगर आप बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं तो इसका ऑप्शन सी मुझे लग रहा है, अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलें तो, कि अतीत में जो हमारा पहला टाइम था, लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था। तो उस भेदभाव को हम कैसे मिटा सकते हैं? बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देके, ठीक है, तभी इस चीज़ को मिटाया जा सकता है। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। और हमेशा केवल ज़रा ध्यान से पढ़ लेना, ये केवल वाले आंसर गलत ही होते हैं हमेशा, ऑलमोस्ट टाइम। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है। और अब तो मेरा गला भी जवाब दे गया है गला भी बिल्कुल ऐसे दर्द करने लगा है। 150 क्वेश्चन हैं टोटल, अभी भी रहते हैं 20 क्वेश्चन मोर। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित करना चाहिए? तो चयनित अध्ययन, आकस्मिक अध्ययन, गहन अध्ययन, सस्वर पाठन द्वारा सीखना। तो गहन अध्ययन इसका आंसर है। अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करे तो उसको गहन अध्ययन की बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 130 है, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन है हमारा अनौपचारिक शिक्षा का, ठीक है। और इन सारी शिक्षाओं में औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा, इन सब में मैंने डिफरेंस बताया हुआ है। आप लोग वीडियो मेरी देख सकते हैं साइकोलॉजी कॉर्नर में जाके, वहाँ पे मैंने इन चारों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा, ग्रामीणों में तनाव है और आप वहाँ शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, जो ग्रामीण हैं, जो भी हमारे जो विलेजर्स हैं, तो अगर वहाँ पे टीचर है तो आप क्या करेंगे? आप ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। बीइंग अ टीचर अगर आपसे कोई सलाह ली जाती है तो जाके शिकायतें नहीं करनी है, पहले रीज़न ढूंढना है। बीइंग अ टीचर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर प्रॉब्लम होती है और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई रीज़न होता है, हर समस्या का कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है, और उसका समाधान होता है। जैसे वो गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि समस्या है, दुख है, दुखों का कारण भी है और दुखों का समाधान भी है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो, बीइंग अ टीचर, दुख है मतलब समस्या है, समस्या का कारण भी है और समस्या का समाधान भी है, ठीक है। जाके कंप्लेंट नहीं ठोकनी पहले किसी को जाके, तो कंप्लेंट वाला तो बिल्कुल साइड कर देना ऑप्शन। उसके बाद आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, आप उनसे दूरी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई, टीचर हो, इतनी तो आपकी, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अगर ग्रामीणों में तनाव है तो आप ऐसे में क्या करेंगे? पुलिस को जाके क्यों बताएंगे? तो आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और शांत बहुत अलग अलग तरीके हैं, उन्हें कैसे आपको आपको करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन। क्वेश्चन नंबर 132 है हमारा, गृह कार्य देने का लाभ यह है कि अगर आप बच्चे को होमवर्क देते हैं तो उसका लाभ क्या है? घर पर व्यस्त रहेंगे, ठीक है, घर पर अध्ययन करें, उनकी प्रगति के लिए जांच की जा सकती है, स्व अध्ययन की आदत विकसित कर सकते हैं। देखो, घर पे व्यस्त वो और काम करके भी रह सकते हैं, घर पर अध्ययन करें तो वो अध्ययन वैसे भी कर लेंगे, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ा हुआ उनको होमवर्क नहीं दोगे तब भी, जिसको करना होगा। उनकी प्रगति के लिए जांच की जा सकती है, तो प्रगति के लिए आप जो स्कूल में काम कराते हो उससे भी जांच कर सकते हो। तो सॉरी, उस हिसाब से डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, स्व अध्ययन, कि बच्चा जो है वो खुद से पढ़ने की आदत को विकसित कर पाए, इसलिए हम लोग होमवर्क देते हैं। तो मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, तो इसका ऑप्शन जो हमारा है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 133 है, स्कूलों में पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि हम पर्यावरण को बचा नहीं सकते, वह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगा, यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हम जो इन्वायरमेंट की एजुकेशन बच्चों को क्यों देनी चाहिए हमें? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए हमें सॉरी, इसलिए हमें जो हमारी जो इन्वायरमेंट की एजुकेशन हमें बच्चों को देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 134 है, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, परिलक्षित मतलब रिफ्लेक्ट, ठीक है, मतलब दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है।
तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ये भी नहीं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से बता रही हूँ मैं। देखो इसमें है कि अगर आप टीचर हो और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा पढ़ाते हो? आपकी क्लास में ज़्यादा बच्चे आते हैं तो आप अच्छा पढ़ाते हो? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है छात्रों के उत्तीर्ण होने के प्रतिशत से, ठीक है, कि बच्चे ज़्यादा पास हो गए तो क्या आप अच्छा पढ़ाते हो? नहीं, रट के भी तो पास हो सकते हैं ना बच्चा। सी है छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, कि बच्चा कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, वो मैटर करता है। ठीक है, कितने अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है विद लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, और डी है कक्षा में बनाए गए मौन की अवधि से। अरे भाई, बच्चों को क्लास में चुपचाप बैठा दोगे, इसका मतलब क्या आप अच्छे टीचर हो? नहीं ना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 है, खुली पुस्तक प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो ऑप्शन है वो है डी। ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। जो ओपन बुक एग्ज़ाम होते हैं इसमें बच्चा मतलब कैसे दिमाग लगाता है, कहाँ कहाँ से चीज़ें फाइंड आउट करता है, कितनी और टाइम लिमिट होती है उसमें, तो कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, अपना आंसर प्रेजेंट कर पाता है उस लिमिटेड टाइम में, किस किस रिसोर्सेज का भी यूज़ करता है, यानी कि वो सोचने के लिए मजबूर होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 136 है, दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है। दल शिक्षण मतलब टीम टीचिंग। तो इसमें प्रतिस्पर्धी भावना, जो कि गलत है। सहयोग, एक दूसरे के शिक्षण के पूरा कार्य, गलत गलत। डी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप दल शिक्षण करते हैं तो उससे क्या होगा कि सहयोग बढ़ेगा आपस में। 137 है हमारा, एक अच्छा संचारक वह है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है। एक अच्छा संचारक, संचारक मतलब कम्युनिकेटर। ठीक है, तो वह है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है अधिक जानकारी, आंकड़ों की एक अच्छी मात्रा, संक्षिप्त परिणाम, तथ्यों की पुनरावृत्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संक्षिप्त परिणाम, तथ्यों की पुनरावृत्ति। देखो ज़्यादा जानकारी तो कहीं और से भी ले सकता है, आंकड़ों की एक अच्छी मात्रा वो तो उसको कहीं और भी मिल जाएगा। संक्षिप्त परिणाम प्रमाण, आई थिंक इसका सी ऑप्शन होगा, मुझे लगता है सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, कंसाइज प्रूफ। ठीक है, आप उसको कम में कितना ज़्यादा समझा सकते हो, ये बहुत अच्छा वो होता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर का एक गुण होता है जो अपने दर्शकों को वो प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आपको क्या लगता है, प्लीज़ आप अपना सजेशन भी मुझे दे सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो ये आई थिंक हमने किया भी था, है ना? है ना? नहीं है ना? ओके, ये हमने किया था परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, नहीं सेकंड वाला। ठीक है, अब ये आया भी था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 139 है, आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? केवल मेले में जाना, समारोह में भाग लेना, कुछ बेचने के लिए दुकान लेंगे और आगंतुकों को मुफ्त पानी वितरित करेंगे। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समूह में भाग लेंगे। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 140, आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और वो छात्र उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है। आप पढ़ा रहे हो मैथ, बच्चा पूछ रहा है साइंस का क्वेश्चन, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में ना हमें उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देते कि बेटा पूछ, तू आंसर पूछ, क्वेश्चन पूछ हमसे, हम तेरे को मैथ पढ़ा रहे हैं और तू एसएसटी के क्वेश्चन पूछ। तो क्या आप ये करोगे? आप उससे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन है, हम उसे मना कर देंगे कि बेटा मैथ की क्लास चल रही है तो मैथ के सवाल पूछ। ठीक है, तीसरा है, आप इसे अनुशासनहीनता समझेंगे, उसे दंडित करेंगे। बच्चे को दंड तो देना ही नहीं है। ठीक है, सज़ा बिल्कुल भी नहीं देनी बच्चे को। लास्ट वाला है, आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अगर लिहाज से देखा जाए तो दो तो कट गए, ऊपर वाला अनुमति देंगे तो भाई तुम्हारा मैथ का सिलेबस पीछे रह जाएगा या भटक जाओगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आने लगा तो चार बच्चे और पूछेंगे। पूछना अच्छी बात है, लेकिन देखो हम जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो कोशिश कीजिए बच्चा मैथ्स से रिलेटेड पूछे, बट अगर कुछ अलग पूछता है तो उसको प्यार से समझाइए कि बेटा क्लास के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी या कर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है 141, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का उद्देश्य है, जो NCTE है उसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में महाविद्यालय को शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षक के महाविद्यालय मानकों को बनाए रखने के लिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
उसके बाद है हमारा 142। यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे? बच्चों में चाहते हैं कि उनके अंदर ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है वो सुधार हो, तो उसमें आप क्या करेंगे? मानसिक संकायों का परीक्षण, इंद्रियों को तेज करना, अनुभव के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, विषय में रुचि पैदा करना। आई थिंक इंग्लिश वाले पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। तो ट्रेनिंग मेंटल faculties, sharpening the senses, developing a framework of experiences, generating interest in subject. इसका ऑप्शन डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर इसका। इंद्रियों को तेज करना, कि अपनी इंद्रियों को देखो, क्योंकि बच्चा जब निरीक्षण कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ज़रूरी थोड़ी है वो देख कर ही ऑब्जर्व करेगा, सुनकर भी तो ऑब्जर्व करता है बच्चा चीज़ें, है ना, छू कर भी ऑब्जर्व करता है चीज़ें। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और होगा भी। बट अगर आपकी कोई राय है, कोई अदर ऑप्शन आपको लगता है, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 143 है, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? लर्निंग बाय डूइंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह अनुशासन बनाए रखता है, व्यस्त रखता है, सार्थक सीखने को महत्वपूर्ण बनाता है, या बच्चों में रुचि विकसित करता है। चारों ऑप्शन करेक्ट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बताना है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सार्थक सीखना मतलब बच्चा अर्थ के साथ सीखता है, उसको लाइफ टाइम वो याद रहता है, ठीक है। एक कोटेशंस है, एक कोटेशन है, वो किसने दिया ये आप मुझे बताओगे? कोटेशन मैं बोल देती हूँ। कोटेशन है कि मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, और मैं देखता हूँ तो कुछ टाइम तक याद रहता है, और जब मैं करता हूँ तो मुझे लाइफ टाइम याद रहता है। समथिंग समथिंग कोट है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, अब वो ऐसे ही है, बोला जाता है ऐसे ही। तो वो किसने दिया है, वो किसके द्वारा बताया गया कोट है वो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 है, इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है? ठीक है, जो सेंसेस है आपकी वो अगर डेवलप होती है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो सर्वांगीण मानसिक विकास के लिए, ठीक है, खुशी प्राप्त करने के लिए, अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करती है, शारीरिक सेहत के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन सर्वांगीण आ गया ना सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर हमारा 145 है, मान लीजिए आपको हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है, ठीक है। अब उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दे। देखो आपके क्लास में हिंदी हिंदी का बच्चा है और उसने इंग्लिश भी सीख रखी है, और आपने उसको हिंदी के 5 वाक्य दे दिए कि बेटा अब इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। तो आप क्या मूल्यांकन करेंगे? ऑब्वियसली अनुप्रयोग, ठीक है, कि वो क्या उसको यूज़ कर पा रहा है, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। नॉलेज नहीं होगा, सिंथेसिस भी नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना, सिर्फ उसको हमें उपयोग करना है। इसका एग्जांपल आप ऐसे लगा लो कि मतलब बच्चे ने मतलब जैसे मान लीजिए कि हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है, मुझे सीखी हुई है, मतलब आपको एक स्कूटी चलाने वाला बच्चा मिलता है और जिसने साइकिल भी सीखी हुई है, तो उसको साइकिल चलाने के लिए दो, और या उसको बोल दो बेटा स्कूटी चला के दिखा, तो वो यूज़ कर पा रहा है उस चीज़ को, तो अनुप्रयोग इसका आंसर होगा। आप ऐसे समझ लो इसको, ऐसे समझना है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 146 है, NLM स्टैंड्स फॉर, तो NLM क्या है? हमारा नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, हिंदी में है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। क्वेश्चन नंबर 147 है, आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, लड़के और लड़कियां दोनों हैं, उनके बीच अगर आपको सहयोग बढ़ाना हो, ठीक है, तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहना, नहीं। लड़कों और लड़कियों को एक बेंच पर साझा करना, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, पाठों में समानता के बारे में बताना। तो बताने से तो कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना आंसर चुनने से पहले। तो बेंच साझा करने से भी क्या उनके भी सहयोग हो जाएगा, है ना? तो नहीं होगा ना, तो हो सकता है बट हर सिचुएशन में ये अप्लाई नहीं होता। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि हमें ऐसे काम बच्चों के लिए निर्धारित करने हैं जो वो एक साथ कर सकें।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है, आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का परीक्षण ले रहे हैं। डिबेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, डिबेट। तो आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं पूछा है, नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, अगर आप वाद विवाद डिबेट में अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कॉन्सेप्ट होगी, भावनाओं पर नियंत्रण अभी डाउट में है, रचनात्मक रूप से भाषा का ऑब्वियसली आप क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर पाओगे लैंग्वेज को अगर आप डिबेट में जाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो। आवाज़ का उतार चढ़ाव, कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है ना। भावनाओं पर नियंत्रण का कौन आपको वहाँ पे वो मतलब उसमें कौन सी विशेषता नहीं होगी, तो इसमें होगा भावनाओं पर नियंत्रण, ठीक है। क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण विकसित थोड़ी हो पाएगा, भावनाएं तो वो बोलते बोलते पता नहीं कैसे क्या निकल जाती है ना। वाद विवाद तो पता नहीं क्या से, वाद विवाद में क्या क्या बोल जाता है, लेकिन जो भी आप ट्रेनिंग लेंगे उसमें ACD वाले कंप्लीट होंगे। भावनाओं पर नियंत्रण वो हमें खुद से करना पड़ता है। उसके बाद हमारा है 149, निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तु। देखो, निबंध मतलब जैसे आपने बोला कि वर्षा पर लाइन लिखो या सर्दियों के मौसम पर लाइन वो लिखो निबंध। दूसरा है कि ऑप्शन है कि सर्दी में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। सर्दी में या सर्दी में हाँ किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तो ऑप्शन दे दिया कि कॉटन के, ठीक है, या ऊन के, ऐसे इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिया और चारों में ऊन वाला सही ऑप्शन है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए क्वेश्चन, और ये हो गया निबंध जो हम बच्चों को बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं वो इजी क्यों होते हैं। इजी इसीलिए होते हैं क्योंकि उसका जो आंसर है वो सेम रहता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको 4 इंसान अलग अलग भी चेक करेंगे तो जो ऑप्शन आंसर जो करेक्ट है वो करेक्ट ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा है निबंध, अगर 4-10 लोग अलग अलग चेक करेंगे उसको तो 10 अलग अलग तरीके से नंबर देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें है क्या लाभ है, तो तैयार करने में कम समय लगता है, तो ये तो हो गया। नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है, नहीं। उन्हें कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, नहीं। उन्हें व्याख्या करना आसान है, तो आई थिंक इसका ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है कि दे आर ईजियर टू इंटरप्रेट, ठीक है, कि हम उनकी व्याख्या आसान से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा। तकनीकी ज्ञान तो छोड़ो, ज्ञान तो लगता ही लगता है, और ठीक है, मुझे इसका ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। बाकी अगर आप बता सकते हैं अपने सजेशन भी। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। देखो, अगर आपका स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलती है तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो क्या है इंडिकेटर है वो क्या हो सकता है। छात्र उपलब्धि स्तर, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री, कक्षा प्रणाली। देखो, ढांचागत सुविधाएं तो नहीं, अगर आपका स्कूल इतना आलीशान बना हुआ है और पढ़ाई ढंग की नहीं हो रही है तो आप कैसे कहते हो कि आपके स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो बच्चे का जो उपलब्धि स्तर है उससे ज्ञात होगा कि आपका स्कूल में किस तरीके की पढ़ाई होती है, ठीक है, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस के अंदर, तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। जो शैक्षिक विकास अगर हम देखते हैं बच्चे का, तो उसमें जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो देखो, ज्ञान क्षमता तो एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि सिर्फ ज्ञान का ही हम बच्चों को वो नहीं कर सकते ना मूल्यांकन, खाली वो कितना ज्ञान आ रहा है। कार्य निष्पादन मतलब उसका जो काम है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसके अभिलेख है, जो भी वो प्रोजेक्ट वगैरह बनाता है वो सब। तो इसमें जो मेन आएगा वो आएगा बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो कितनी हो रही है, प्रगति कितनी हो रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखो, ये चारों ही ऑप्शंस ठीक हैं और हमें सबसे बेस्ट वाला चूज़ करना है, क्योंकि क्लास में वो डिसिप्लिन रखता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और कक्षा में समयानुवर्ती है, मतलब टाइमली वो आता जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पंचुएट है। और उसके बाद है हमारा पंचुअल है। और उसके बाद हमारा है विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करता है, और लास्ट वन इज़ एक सुवक्ता है, अच्छा बोलने वाला है। तो इसमें देखो, कभी भी साइकोलॉजी में अगर आप आंसर चूज़ करते हैं तो उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो देख लेना, जहाँ पर भी आंसर बच्चे के हित में जा रहा हो वो आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करता है वो सबसे वो चीज़ है वो टीचर के लिए बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये चारों ही इम्पॉर्टेंट है, बट हमें बेस्ट चूज़ करनी थी, तो उस हिसाब से हमारा सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को तो क्या चाहिए? तो लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करें कि बेटा ओहो तू तो ये कर लेगा वो कर लेगा, ठीक है। तो जो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हम जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाएंगे इससे। सेकंड है हमारा, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। एंड थर्ड है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं कहना चाहिए हमें, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन है, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को मना करना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। तो अगर हम जेंडर रूढ़िवादिता खत्म करना चाहते हैं बच्चों के बीच में, तो हमें उन्हें अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अपारंपरिक भूमिकाएं इट मीन्स कि कुछ हमें बच्चों को ये चीज़ें समझानी है कि बेटा कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ मतलब बाय बॉयज़ ही किए जा सकते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, ठीक है। जैसे हम जो जो बर्थ देने का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं, है ना। तो कुछ हम ऐसे बच्चों के दिमाग में डाल सकते हैं, तो इस तरीके से जो उनके अंदर से जो जेंडर रूढ़िवादिता वो कम होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि कुश्ती सिर्फ लड़के ही लड़ सकते हैं, जो कि लड़कियां भी लड़ सकती हैं। तो कुछ हमें ऐसे काम उनको बताने हैं, ऐसा हमें उनके दिमाग में डालना है कि कुछ ही काम हैं जो सिर्फ लड़के के द्वारा होते हैं, और कुछ काम हैं जो लड़कियों के द्वारा होते हैं। बाकी सारे काम वो हम जो नॉर्मली सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे उनके अंदर जेंडर रूढ़िवादिता नहीं पनपेगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो सभी नागरिकों के लिए, सभी छात्रों प्रौढ़ों के लिए, और 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों के लिए। तो सभी छात्रों के तो बिल्कुल यहाँ पे निःशुल्क की बात हुई है, ठीक है। सॉरी, तो इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 55 है, तो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। देखो, अगर आप एक टीचर हैं, और टीचर तो होंगे ही क्योंकि आप लोग साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ, अगर आपको मानव बुद्धि पता है कि जो IQ लेवल वगैरह होता है, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, अगर आपको वो चीज़ें पता हैं, तो इससे आप किस चीज़ के योग्य बनेंगे? तो निष्पक्ष रूप से अपना शिक्षण अभ्यास कर सकेंगे। निष्पक्ष मतलब आप कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे, कोई बायसनेस नहीं रखेंगे क्लास में। दूसरा है, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। तो देखो, हमें नियंत्रण तो करना ही नहीं है उनके संवेगों को, ठीक है। संवेग मतलब इमोशंस, जैसे कोई गुस्सा करता है, कोई हंसता ज़्यादा है, कोई बोलता ज़्यादा है, इस तरीके से, ठीक है। उनकी जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, तो नियंत्रण तो हमें खैर नहीं करना है। उसके बाद सी वाला है हमारा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। तो हमें जितने भी बच्चे हैं उनके शिक्षण के बारे में, कि उनको हमें कैसे टीच करना है, उसके बारे में स्पष्टता हो जाती है। और डी है हमारा, शिक्षार्थियों को यह बताने के कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, कि जब हमें पता रहता है कि हमारी क्लास में अगर 30-40 जितने भी बच्चे हैं, और सबका IQ लेवल अलग है, और सब अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, उनका अपना अपना मतलब बैकग्राउंड भी, किसी का जो इन्वायरमेंट उनको मिला है, बहुत सारी चीज़ें डिफ़र करती है। तो हमें स्पष्टता आती है कि किस बच्चे को किस तरीके से हम लोग पढ़ा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एंड होप कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो सबको पता ही होगा, बालक, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, एक टीचर को व्याख्यान पर अधिक ध्यान, तो इसको तो काट ही दो, ठीक है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल, तो इसको भी काट दो। आधे ऑप्शन तो मतलब स्टार्टिंग का ही पढ़ के कट जाते हैं। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप में लेना चाहिए। तो ये भी नहीं, ठीक है, कि भाई गलती करने से बच रहा है। उसके बाद है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए।
तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देखो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सिर्फ लेक्चर मेथड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। और बी है कि बच्चा गलती कर रहा हो, इसे तो बहुत बड़ी भूल होगी, मारो कूटो इसको, तो ये सब गलत है। और हम उसको उल्टा सीधा बोले, टिप्पणी करें, तो वो भी बहुत गलत है। तीसरा है हमारा बच्चा, अरे मतलब ये तो कम गलतियां कर रहा है, मतलब वो सफल है, तो वो भी एक गलत एक माइंडसेट है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब भी बच्चा क्लास में, देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चले तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कि जब भी क्लास में बच्चा आपका कोई अपने विचार बता रहा हो, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको उन्हें बीच में ठीक नहीं करना चाहिए। बच्चा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा जो भी बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसको बोलने तो दीजिए, ठीक है। और हम बाद में भले उसे करेक्ट, उसको अलग से बुला के कुछ ऐसी करेक्शन करा सकते हैं, बट अगर वो बोल रहा है, बोलना चाहता है क्लास में, तो उसको बोलने दीजिए, टेढ़े मेढ़े जैसे भी वो वाक्य बोलता है, ठीक है, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है। वो तो हम उसको बाद में भी करेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 58 है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, ठीक है, जो शेप है हमारी बॉडी की उसमें ग्रोथ होती है, क्यों? क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास कहेंगे इसे, संवेगात्मक तो होगा नहीं, वो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, संज्ञानात्मक हमारे माइंड से जुड़ा होता है, नैतिक तो मूल्यों से जुड़ा है। तो हमारा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो हमारा शरीर के आकार में अगर वृद्धि हो रही है तो आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है। देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है अभिरुचि और सेकंड वन इज़ अभियोग्यता, ठीक है। और अगर दोनों में डिफरेंस नहीं पता है तो मेरी साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, तो दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ सकते हो कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो अभियोग्यता के संबंध में सही कथन आपको बताना है। तो पहला है समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। दूसरा है सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। एंड तीसरा है संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी इज़ करेक्ट आंसर। इसको एक एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ, ठीक है। जैसे आपका रीजनिंग में, जैसे हम होते हैं ना मेंटल एबिलिटी या मेंटल एप्टीट्यूड की बात होती है जब, ठीक है, एप्टीट्यूड की बात होती है, एप्टीट्यूड मतलब होता है अभियोग्यता। जैसे आपका क्वेश्चन आया है ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी की माँ है, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है कि आप समायोजन कर रहे हैं, आप इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जैसा दिया है आप उस चीज़ को मान रहे हैं, ठीक है। हम समायोजन कर पा रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, हाँ चलो ए चलो बी की माँ है, ठीक है, कोई हमें प्रॉपर नाम नहीं पता कौन है कौन नहीं, बट हम इसको मान रहे हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया इस हिसाब से। देन उसके बाद सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता, आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोग रीजनिंग के मैं ऑप्शन के रीजनिंग में एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए अभियोग्यता के बारे में, कि आप सीखते हैं, ठीक है। और संक्षिप्त तार्किकता, आप शॉर्ट में चीज़ों को मतलब समझते हैं। तो ये हम जो सारे ऑप्शन हैं ये हमारे सारे करेक्ट है और ये अभियोग्यता को दर्शाते हैं। तो इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि, निम्न कक्षाओं में जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें शिक्षण की खेल विधि आधारित है, वो किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, और वृद्धि एवं विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। अब देखो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सारे करेक्ट है, बट हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो उस हिसाब से सी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हम प्राइमरी क्लासेस की अगर हम बात करें तो हमारी जो खेल विधियाँ होती हैं वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होती है। जैसे कि फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो हम उसको थर्ड क्लास का नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमें पता है कि उसका मेंटल लेवल कितना है, विकास उसकी वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसे कोई खेल भी खिलवा रहे हैं तो हम उसको ऐसे नहीं करेंगे कि भाई तू जैसे खो खो खिलवा देंगे नर्सरी के बच्चों को, जो कि वो अभी ना तो उन्हें रूल्स पता होंगे ना वो धक्का वक्का मारेंगे एक दूसरे को। तो हमें एक लेवल पता होता है बच्चों का, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 61, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे,
दिस इज़ रॉन्ग। पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि, और ये रुको एक मिनट, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ये भी ठीक है। देन उसके बाद है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है, तो डी तो मुझे खैर कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। और उसके बाद बी और सी में से देखते हैं कि पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का उसने क्या उपलब्धि की है। हमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि बच्चे ने लर्निंग कितनी की है, ठीक है। क्या उपलब्धियां हासिल की है डजेंट मैटर, उसने सीखा कितना है, सीखने का स्तर क्या है बच्चे का, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। जो भाटिया बैटरी है ये बुद्धि को मापने के लिए यूज़ होती है, और ये आई थी 1955 में, ठीक है। सीएम भाटिया इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो सबको पता ही होगा, इवन रटा हुआ होगा, प्याजे इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अभिप्रेरणा की बात हो रही है, मोटिवेशन की बात हो रही है, उसके संबंध में उपयुक्त नहीं है पूछा इन्होंने, नहीं है। तो यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। ऑब्वियसली अब जब आप मोटिवेट होते हैं तो आप अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं। दूसरा है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज जब भी आप मोटिवेट होते हैं तो आपको कोई चीज़ मिलती है तो कुछ आपको फिजिकली प्लेजर भी मिलता है। फॉर एग्जांपल आप मोटिवेट है कि मुझे ये वाला सोफ़ा सेट चाहिए, तो आप उस पर बैठते हैं तो आपको फिजिकली प्लेजर मिलता है उस चीज़ से, ठीक है। तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद सी है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में भी सहायक है। हम साइकोलॉजी भी, हमें इससे हेल्प मिलती है। एंड थर्ड है सॉरी फोर्थ है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। जो मोटिवेशन है, देखो मोटिवेशन हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। और ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। मोटिवेशन, इसमें जो अभी प्रेरणा है वो हमें हेल्प करती है, लेकिन वो किस चीज़ में हमें अप्रयुक्त है, ठीक है। किस प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया में वो पूछा है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। ऐसा तो है नहीं जो मोटिवेशन है वो हमें ये बता सके कौन सी मतलब अप्रिय स्थिति से हमें वो दूर नहीं रख सकती है, ठीक है, कि दूर रखे ही रखे हमें, है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, देन उसके बाद सी ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट। और उसके बाद जो हमारा डी है वो हमारा सही है, बट वो ऑप्शन के हिसाब से हमारा गलत है कि यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 65। मैं एक बार 64 आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ, मे भी शायद आपको क्लियर ना हुआ हो, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 64 में ये पूछा गया है कि कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में, जो अभिप्रेरणा एक प्रोसेस है उसके संदर्भ में कौन सा उपयुक्त नहीं है। इन्होंने नहीं पूछा है। जो मोटिवेशन होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। वो हमें अच्छा काम करने के लिए भी हमें मिल सकती है, और बुरा काम करने, हमारी जो मोटिवेशन होती है वो हमसे बुरा काम भी करवा सकती है, और अच्छा काम करने के लिए भी हमें कोई मोटिवेट कर सकती है, ठीक है। तो पहला है, ये हमें लक्ष्य की ओर लेके जाती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझ लीजिए, हमें लक्ष्य की ओर लेके जाते, कोई बच्चा है वो मोटिवेट है, वो अभी प्रेरित है, ठीक है, कि हाँ मुझे फर्स्ट आना है, तो वो उसके लक्ष्य की तरफ वो बढ़ेगा। दूसरा है कि उसको प्लेजर मिलता है, मैंने भी सोफ़ा सेट वाला एग्जाम्पल दिया आपको। और तीसरा है, और हमें साइकोलॉजी भी ये हेल्प करती है, ठीक है। हमें साइकोलॉजिकली हमें कुछ पाना है, ठीक है, और कुछ एक मेंटल पीस चाहिए, तो वो भी हमें ये हेल्प करती है। और हमारा लास्ट है कि यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आप मोटिवेट है तो आप कोई परेशानी वाली स्थिति से दूर रहेंगे, ठीक है। तो अच्छा बुरा समय तो इंसान का आता ही रहता है। वो मोटिवेटेड डजंट मीन कि वो हमेशा बुरी स्थितियों से दूर रहेगा, ठीक है। होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और मेरी कोशिश है मैं हर एक क्वेश्चन को आपको सारे ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर कट बताऊं, ताकि क्योंकि साइकोलॉजी में ये होता है कि हमारा दिमाग घूम जाता है कौन सा ऑप्शन टिक करना है, तो इसलिए मैं बिल्कुल ऐसे डीप से बता रही हूँ आपको कि ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले बालक कारक है। आई थिंक ये बालक नहीं है,
ठीक है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसको कौन कौन से जो कारक है जो वो प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो देखो मेंटली जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो हमारा वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है, ठीक है, और पर्यावरण और हमारा जो इन्वायरमेंट मिला होता है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी हमें कहीं ना कहीं हमारा दिमाग पे वो प्रभाव डालती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है जो खुद में ही मतलब गुम रहता है, चुप रहता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते बुद्धू होता है, फुद्दू होता है, ठीक है, लेकिन वो मतलब अपने ऊपर ही मतलब मेनली वो आत्म केंद्रित होता है, खुद पे केंद्रित होता है। तो वो होता है तो वो अंतर्मुखी होता है, ठीक है, अंतर्मुखी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 67। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो देखो सबसे अच्छा है अगर आप बच्चे में एक मॉरल वैल्यूज़ अगर डेवलप करना चाहते हैं या आप सोशल वैल्यूज़ डेवलप करना चाहते हैं तो आंख मीच के आंसर लगा देना। आदर्श रूप में व्यवहार करके आप एक रोल मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं। आप खुद के अंदर वो वैल्यूज़ लाएंगे तो बच्चा खुद ब खुद सीखेगा और ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आदर्श व्यक्तित्व आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वही आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। परिवार एक साधन है। तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है और इन सारी एजुकेशन में मैंने डिफरेंस बताया है, औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। तो मेरी साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष रुचि है? एक मिनट, विशेष रुचि है, विशेषता बतानी है जो समस्या समाधान का उपागम का विशेष रुचि है, ठीक है। तो पहला है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सबसे मतलब विशेषता बतानी है। तो सही उत्तर प्राप्त करने की सामान्यता एक उपागम होता है ये। और बी है उसके बाद हमारा समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। तीसरा है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया हुआ होता है। समस्या मौलिक होती है, ठीक है। इसमें कौन सी विशेषता विशेष रुचि है? तो सही उत्तर प्राप्त करने का ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि समस्या समाधान इट डजंट मीन कि हम सही उत्तर प्राप्त कर ही लेंगे और इसी से हमें मिलेगा, कोई और उपागम भी तो हो सकता है ना उसके लिए। बी है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया हुआ होता है, तो ये है जब भी हम समस्या समाधान को यूज़ करते हैं तो हम उसमें जो संकेत होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, कुछ क्लूज होते हैं, वो बच्चों को देते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। देन उसके बाद लास्ट वन इज़ नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए, नर्सरी की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो वो है मेरा परिवार, क्योंकि बच्चा नर्सरी क्लास में है और वो बिल्कुल अपने परिवार से अभी निकल कर जस्ट आया है, तो वो अपने परिवार के बारे में बता सकता है। तो अगर आप क्लास की स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप मेरा परिवार टॉपिक ले सकते हैं। एंड